हेलो एंड वेलकम टू सिलेक्शन साथी। सिलेक्शन साथी में आपका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने में हैं। इससे पहले वीडियो की अगर हम आपसे बात कर ले तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के वीडियो के बारे में बात की थी इससे पहले, और हमने उस वीडियो में एक बात कहा था कि जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसके जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो हम आपको करवाएंगे। तो आज हम उसी टॉपिक के क्वेश्चन आंसर के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। चाहे वो क्वेश्चन एसएससी से पूछा गया हो, चाहे वो क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया हो, चाहे वो क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया हो, हम उसको करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद भी अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो और वो नहीं बन रहा हो उससे उस वीडियो के बाद, तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका आंसर उस कमेंट में कर देंगे। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में आकर के क्वेश्चन को डालेंगे, उसका आंसर वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कि इस क्वेश्चन आंसर के बाद आपको फिर दिक्कत नहीं होगी उस टॉपिक से। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है किसी एग्जाम में तो पहले हम क्वेश्चन आंसर को एक बार देख ले कि हमारे पास क्या क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और उसके आंसर। तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। है which of the following exercised the most profound influence in framing the Indian Constitution। मतलब क्या, मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ। थोड़ा सा मैं एक बात बता दूं, हिंदी और इंग्लिश को लेकर के मुझे कमेंट भी आए हैं, तो आप हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। मैं हिंदी में बोलता ही हूँ, कंटेंट इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं जब बोलता हूँ उसी को आप हिंदी में लिख लिया कीजिए हमारे साथ, या हमारे वीडियो को रोक करके लिख लिया कीजिए। चलिए मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में बोल देता हूँ। हिंदी में क्या कहता है कि भारतीय संविधान को फ्रेम करने में, भारतीय संविधान को बनाने में जो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक था वो कौन सा था इन ऑप्शंस में। तो आप देखेंगे कि इसका ए ऑप्शन है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, बी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, सी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड डी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब आप याद कीजिए, जब हम आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बताए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि दिस इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर डी होगा, डी ही होगा, क्योंकि भारत के संविधान में इसको बनाने में सबसे ज्यादा योगदान है। भारत के संविधान को बनाने में सबसे ज्यादा योगदान डी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आप एक बार फिर से उस वीडियो को देख लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ए रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया वाज मेड थ्रू। अगर इसको हम आसान तरीके से समझा दे तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि जिस समय काउंसिल, गवर्नर काउंसिल की बात होती थी, वायसराय की काउंसिल की बात हो रही थी, सॉरी वायसराय की काउंसिल की बात हो रही थी, तो कौन ऐसा एक्ट है पहली बार जिसमें वायसराय के काउंसिल में भारतीयों को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया गया या भारतीयों को रिप्रेजेंट करने की बात की गई। क्वेश्चन ये कहता है, तो आप उस एक्ट को फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा। 1861 को वहां पर मैंने आपको बताया था कि वहां पे भारतीयों को नॉन ऑफिशियल रूप में गवर्नर के काउंसिल में ऐड करने का मौका दिया गया था 1861। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर, मैंने उसमें बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए जिसका कोई जवाब नहीं, कितने बार क्वेश्चन पूछे गए। और आप भी देख रहे हैं कि ये एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है, जो भी आप देख रहे हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बिल्कुल इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है। और इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को आप जानते हैं कि मॉर्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 ट्रांसफर्ड द गवर्नेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू क्राउन। असर्शन क्या कहता है, ये इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी वगैरह में पूछा जाता है। आप देख भी रहे हैं कि इंडिया का क्वेश्चन है, और आप समझ लीजिए कि हम यूपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार जो है ना 1858 के एक्ट में, सॉरी 1858 के एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन क्राउन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। आप जानते हैं, आपने पढ़ा है कि 1858 के एक्ट में क्राउन को
शासन ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर सही है तो इसका मतलब ए सही है। तो डी ऐसे ही कट गया आपका ऑप्शन, डी कट गया, डी को क्रॉस कर दूं, क्योंकि ये भी एक तरीका होता है क्वेश्चन को छांटने का। उसके बाद दूसरा क्या कहता है, द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अनविलिंग टू एडमिनिस्टर इंडिया एनी मोर। ये रीजन बिल्कुल भी नहीं था उस पूरे एक्ट का। वहां तो बस ये था कि पावर को ट्रांसफर करना था। तो इस आर को हम काट देंगे और इसका आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। तो ये इसका आंसर होगा सी, मतलब ए सही है और आर गलत है। आर था क्या, तो आर था, इसमें कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि भारत पे वो शासन कर सके। तो ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन अब आगे, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच एक्ट डायरेक्टिव वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया। अब पॉइंट यहाँ पर ये है, क्वेश्चन बस इतना है कि डायरेक्टिव वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। मैंने आपको बताया था, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, कि सबसे पहले डायरेक्टरी प्रोविंस में शुरू किया गया था और वो शुरू किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। ये बात आप लोगों ने पढ़ा था, बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1919। यहाँ पे मैंने क्रॉस कर दिया है क्योंकि ये नीचे के क्वेश्चन का ऑप्शन है, जब नीचे का क्वेश्चन करेंगे तो उसका उस ऑप्शन को देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग एक्ट्स। पहला रेगुलेटिंग एक्ट, फिट इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट और इंडिया काउंसिल एक्ट। अब इसको क्या है, अरेंज में बैठाना है, अरेंज ऑर्डर में, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल, मतलब सही तरीके से सही जगह से अरेंज करना। अब आप देखिए सबसे पहले क्या होगा, आप बता सकते हैं हमें। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट होगा, बिल्कुल सही, सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट ही होगा। अगर सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट होगा यानी कि एक होगा, और फिर क्या दिख रहा है हमें कि कोई भी अरेंज ऑर्डर में एक से शुरू नहीं हुआ है, तो इसका मतलब आंसर यही हो जाएगा। और वैसे आप जानते हैं 1 2 3 4 होगा, तो ये तो ऑटोमेटिक आंसर निकल गया सिर्फ एक ही ऑप्शन से। तो इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919 वाज। कहने का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात यहाँ पर कर रहा है। क्या कर रहा है वो देखते हैं जरा। गिव प्रो पावर टू लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को पावर दिया गया। अच्छा देखते हैं, तो एस्टैब्लिश डायरेक्टरी इन प्रोविंसेस, प्रोविंस में डायरेक्टरी एस्टैब्लिश किया गया। ये तो बिल्कुल है, मतलब ये है। अगर ये है तो इसका मतलब है कि ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है और ये आंसर हो सकता है। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, तो बी तो हम ऐसे छांट लिए। अब कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब ये देखना है कि इसका आंसर क्या होगा, टू गिव पावर टू लोकल गवर्नमेंट। 10 का आंसर क्या होगा। अब इसको अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे तो हम क्या पाते हैं कि इन्होंने लोकल गवर्नमेंट को तो पावर नहीं दिया था, लेकिन प्रोविंस गवर्नमेंट को जरूर इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। लोकल गवर्नमेंट की बात 1919 के एक्ट में नहीं किया गया है। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग। हालांकि नंबरिंग यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, प्लीज नंबरिंग पे मत जाइएगा, लेकिन क्वेश्चन पे जाइए। कंसीडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू प्रोविंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इन बातों में हमें ध्यान देना है कि कौन सही है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन का क्या कहता है। पहला कहता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, यानी कि 1935 में क्या ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी, तो बिल्कुल की गई थी। तो एक तो होगा, तो एक होगा, तो इसका मतलब सी कट गया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा एस्टेब्लिश प्रोविंशियल ऑटोनॉमी विथ ए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्टेड। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी था, हाँ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी था, तो 2 होगा। इसका मतलब ये आंसर होगा, ये आंसर, यानी कि ये तो कट ही गया, ये तो होगा नहीं। अब 1 और 2 में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविंसेस एंड क्रिएशन ऑफ 2 न्यू प्रोविंसेस, नहीं, यहाँ पर सिर्फ 1 और 2 की बात मेरे समझ से है, यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था। तो 11 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, with reference to colonial period of India, the trade monopoly of East India Company was ended। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि ट्रेड मोनोपोली यानी कि व्यापार पे एकाधिकार कब समाप्त किया गया। हिंदी वाले बच्चे बड़ा ध्यान से
सुनिएगा, मैं हिंदी में ही बोलता हूँ, इंग्लिश में मुझे पढ़ना इसलिए पड़ रहा है, हालांकि पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा होगा हर चीज, लेकिन फिर भी हिंदी में मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि आपको हिंदी नहीं है, मैं हिंदी में ही समझा रहा हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार व्यापार से कब समाप्त हो गया, कब समाप्त हो गया। तो आप देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार व्यापार से 1813 में समाप्त कर दिया गया था, ये बात आपने देखा था। 1813 में बहुत सारी बातें हमने की थी, बहुत सारे क्वेश्चन थे, उसको एक बार जाकर के रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ तक अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया या किसी को कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में जरूर कर लेंगे, जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ contained in the government of India has been incorporated in the Constitution of India in the year 1950। मतलब क्या कहता है कि 1900 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कौन ऐसा इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का मतलब एक आदेश टाइप का, कौन सा ऐसा आदेश है जो भारत के संविधान 1950 के संविधान में जोड़ा गया या 1950 के संविधान में लागू किया गया, ये क्वेश्चन कहता है। और अगर इस ऑप्शन को देखें तो ए बी सी डी, हालांकि हमने फंडामेंटल राइट के बारे में बात नहीं किया है, इसका आंसर बी है, मैं बता देता हूं आपको। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ बच्चे तो बता सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट कहां से लिया गया है, फंडामेंटल राइट लिया गया है यूएसए से, यानी कि अमेरिका से। फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिया गया है, यूएसएसआर से, यूएसएसआर से। और इमरजेंसी प्रोविजन कहां से लिया गया है, जर्मनी से। 1 2 3, इसका आंसर डीपीएसपी ही होगा। हालांकि आयरलैंड से लिया गया है, लेकिन उस समय भी आयरलैंड पे इंग्लैंड का ही अधिकार था, तो कहीं ना कहीं जो 1935 के एक्ट में बहुत सारी बातें थी वो 1950 के हमारे संविधान में ऐड किया गया, जिसमें डीपीएसपी भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वाज बेस्ड ऑन, मतलब 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है किस पे आधारित है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, द प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, एक्सेप्टेंस ऑफ आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे 3 ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हमें 4 ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए गड़बड़ है, लेकिन चूंकि 3 ही ऑप्शन में हमें आंसर निकल रहा है तो हम इस आंसर को टिक कर लेंगे बड़ा ही इत्मीनान तरीके से। इसका आंसर ए होगा। और 1935 के एक्ट में हमने आपको बताया था कि उन्होंने फेडरेशन की बात की थी 1935 के एक्ट के द्वारा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर से क्वेश्चन वही आ गया कि किस एक्ट के द्वारा एक अधिकार को समाप्त किया गया। अब यहाँ पे ऑप्शन है रेगुलेटरी एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, और आप जानते हैं कि 1813 ही इसका आंसर होगा, लेकिन इसके 2 ऑप्शन जो मैंने पीछे छुपा हुआ था, जिसको मैंने क्रॉस किया था, वो था। हालांकि इसका आंसर आपको दिखाई दे रहा है, तो मुझे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ मॉर्ले मिंटो एक्ट इन द कॉलोनियल इंडिया। मतलब कि मॉर्ले मिंटो एक्ट का के रेफरेंस में कौन सी बात सही है। मॉर्ले मिंटो एक्ट का मतलब होता है, मैं फिर से एक बार इसको कर दूं, मॉर्ले मिंटो एक्ट का मतलब 1919 होता है। 1919 का जो रिफॉर्म था वो होता है, सॉरी 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 1919 तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 1909। तो जरा देखते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। मॉडल मिंटो रिफॉर्म एक्ट रेज द नंबर ऑफ एडिशनल नंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आता है तो इसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन मैं बता दूं ये क्या कहता है। ये कहता है कि इस एक्ट के द्वारा सेंट्रल जो लेजिस्लेचर है, केंद्रीय विधान परिषद है, उसमें नंबर को बढ़ाया गया, मेंबर के नंबर को बढ़ाया गया। अगर ये बात आपको याद नहीं है तो इसको हम रोक देते हैं, लेकिन अगर याद होगा तो इसको आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन बनाने का तरीका, इट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंट इन द लेजिस्लेचर। अब ये चीज इतना बार क्वेश्चन पूछ गया है कि इसको देखते ही पता चलता है कि हाँ 2 तो होगा बेटा, और अगर 2 है तो इसका मतलब 1 और 3 यहाँ पर नहीं होगा, इसी 3 में से कोई ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इट empowered legislation to discuss the budget and to move resolution on it। अब 3 तो नहीं होगा, इसलिए क्योंकि जब बजट की बात हम लोग किए थे, अच्छा
जब बजट की बात किए थे तो इससे पहले किए थे, लेकिन एक बार इसको हम देखते हैं मेरी तरफ से। इसका आंसर 1 एंड 2 होना चाहिए, लेकिन हम इसको एक बार देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा नोट ऑफ इंट्रोगेशन में लगा देता हूँ, क्योंकि बजट को लेकर के मेरे मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया है। क्योंकि एक और एक्ट था जिसमें बजट को लेकर के बात की गई थी कि वहां पे बजट पे डिस्कस करने का पूरा राइट दिया गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वे क्रिएटेड बाय। अब क्या कहता है कि भारत और पाकिस्तान दो इंडिपेंडेंट स्टेट क्रिएट किया गया, किसके द्वारा, किस मिशन के द्वारा? तो देखो यहाँ पे लिखा है शिमला क्रीप्स कैबिनेट इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। जाहिर सी यही बात है, हम लोगों ने इसके बारे में बहुत सारी बात की है, तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ही होगा 1947, जिसको माउंट बेटन प्लान के द्वारा किया गया था। यहाँ पे माउंट बेटन प्लान नहीं था, नहीं तो वो भी आंसर हो सकता था, या 3 जून प्लान नहीं है, नहीं तो वो भी आंसर हो सकता था। लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट लिख दिया है तो हम उसी के साथ। क्वेश्चन क्या कहता है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू इंट्रोड्यूस डायरार्की इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट। क्या कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 राज्यों में द्वैध शासन इंट्रोड्यूस करने के लिए लागू किया गया। हाँ, ये है, ये बात बिल्कुल इन्होंने सही कहा है। तो देखते हैं कि अगला क्या कहता है इसका पॉइंट। Montagu Chelmsford Reform Committee has recommended the introduction of the province। हाँ बिल्कुल, तो ये तो दोनों सही है, दोनों ही सही है, दोनों एक दूसरे का बात भी करता है। मतलब क्या कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा प्रोविंस में द्वैध शासन लागू किया गया, क्या हाँ या नहीं? हाँ किया गया, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कमेटी के रिकमेंडेशन ये था कि प्रोविंस में द्वैध शासन लागू करो। था, हाँ था, ठीक है, तो हो गया, तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा। चलो ठीक है, अगला। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू। मतलब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसको जो पास किया गया, उसके तहत क्या सही है? अब इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए देखते हैं। एस्टैब्लिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरी इंडिया। मतलब क्या कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो टेरिटरी है उसके ऊपर कंट्रोल की बात करता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये हुआ था। आपको पता है कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की गई थी, और बाद में चलकर के बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भी नियुक्ति की गई पीट्स इंडिया एक्ट में। तो ये कंट्रोल था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। मेक द गवर्नर ऑफ बंगाल इज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब कि बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, ये बात भी सही है, तो इसको भी हम टिक लगाते हैं, यानी कि 2 सही है, 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। इसका मतलब या तो आंसर ए होगा या बी होगा। एंड ऑफ ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया 1773 में ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया को समाप्त किया। ये यहाँ पे कुछ चीजें नहीं समझ में आता है। 3 नहीं, इसका आंसर 1 और 2 हमारे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि ड्यूअल सिस्टम का यहाँ पर बात नहीं हुई थी। तो ए बी इसका आंसर होगा 1 एंड 2 16 का। चलिए, द फर्स्ट डिफिनिट स्टेप टू प्रोवाइड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टेकन बाय। यानी कि पहला डिफिनिट स्टेप, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहला जो कंट्रोल का एक्ट था वो कौन था? ऑब्वियसली रेगुलेटरी एक्ट 1773 17 का ए होना चाहिए, क्योंकि यही पहला एक्ट भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन को हम दूसरे में देख लेंगे। यहाँ से डायरार्की वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड अंडर, इसको भी हम क्रॉस कर देते हैं क्योंकि इसका ऑप्शन आगे क्वेश्चन में दिख जाएगा, आप देख लीजिएगा। पीट्स इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया काउंसिल एक्ट और मॉडल इंट्रो रिफॉर्म। 84 58 61 9 क्या कहता है इसको पहले देखो, जो नहीं है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। डायरार्की वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड अंडर, मतलब कि किसके अंतर्गत पहली बार द्वैध शासन को शुरुआत की गई? तो आप जानते हैं कि सबसे पहले द्वैध शासन की शुरुआत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा। यहाँ पे माउंट फोर्ड लिखा हुआ है, इसी से आपको इसको पहचान लेना है, 1919। ठीक है, इसी से आपको इसको पहचान लेना है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following was where the main feature of Government of India Act 19? मतलब 1999 के 1919 के भारत सरकार अधिनियम का मुख्य लक्षण क्या था या मुख्य पॉइंट क्या थे?
इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो 1909 का था, तो एक नहीं होगा, एक नहीं होगा तो बी इसका ऑप्शन नहीं होगा, कट गया। डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय सेंटर, सेंटर के द्वारा लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को डिवोल्यूशन किया गया, ऐसी बात देखते हैं क्या पॉइंट है। एक्सपेंशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, 23वां नंबर क्वेश्चन का आंसर है, इसका आंसर डी होगा, 2 और 3, यानी कि सेंटर के द्वारा लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को डिवोल्यूशन किया गया, और सेंट्रल के द्वारा जो राज्य थे उसके जो रिकंस्ट्रक्शन थे या उसके जो भी पावर्स थे उसको एक्सपैंड किया गया, उसको बढ़ाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द फेडरेशन अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेसिड्यूरी पावर वाज गिवन टू, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट है कि रेसिड्यूरी पावर किसको दिया गया था, तो देखिए गवर्नर जनरल को रेसिड्यूरी पावर दिया गया था, 24 का सी आंसर होगा, ये बिल्कुल सिंपल है। हमने आपको 1935 में एक चीज बताया था कि फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और रेसिड्यूरी पावर, ये आप देख लीजिएगा एक बार। द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाय कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम, किस, अभी क्वेश्चन क्या कहता है कि किस एक्ट के द्वारा पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था लागू किया गया, द्विसदनीय व्यवस्था, सिंपल है, 1919 के एक्ट के द्वारा पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था को लागू किया गया। चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन को हम आगे भी देख लेंगे, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला स्लाइड हमारा कहता है कि इसको मैं क्रॉस करता हूं, ठीक है, इसका क्वेश्चन हमारे पास वहां छुपा हुआ, तो ये यहीं पे द मोंटेग्यू, यही यही आ गया यहाँ पे। द मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ, मतलब किसके बेसिस पे ये रिपोर्ट बनाया गया है, सिंपल है, 1919 के एक्ट को, सॉरी 1919 के एक्ट को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कहते हैं, तो इसका आंसर 18 का बी ही होगा। चलिए 19 क्या कहता है, 19 कहता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बोथ लेंदी डॉक्यूमेंट, मतलब 1935 का भारत सरकार अधिनियम और भारत का संविधान दोनों ही बहुत लेंदी है, बड़ा है, हाँ ठीक है, ये है, ये है, ये होगा। The government of India was taken as a model and subsequently incorporated in the Constitution of India, मतलब 1935 के एक्ट को भारत के संविधान में लिया गया है, उसके नियम कानूनों को, ये है, हाँ ये है, ये दोनों है, इसका मतलब इसका 19 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दोनों है, दोनों सही बात है। चलो दो which one the following where commercial activity of East India Company finally put to an end, अब यहाँ पे उससे अलग एक क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन उसमें क्या आपने सॉल्व किया था कि किस एक्ट के द्वारा मोनोपोली को समाप्त किया गया, यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है किस एक्ट के द्वारा फाइनली सब कुछ समाप्त कर दिया गया, तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा 20 के सी आंसर होगा, क्योंकि आप जानते हैं 33 में कहा गया कि भैया तुम जितने भी कमर्शियल काम है सबको बंद करो, तुमसे ना होने वाला बंद करो, तो ये बात था। चलिए आगे, अब ये चीजें दिखाई नहीं दे रहा, तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया विथ सुप्रीम कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 21 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, अगर आपको अच्छे तरीके से याद है तो आपको बता दे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1858 एक्ट के द्वारा ये क्वेश्चन का आंसर है, मैंने वहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बात किया था, ठीक है। चलो 26 कहता है मैच करने के लिए कहता है, तो मैच को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैच कीजिए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को क्या कहते हैं, सिंपल है, मॉर्लेमिंटो कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को क्या कहते हैं, सिंपल है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या कहता है, इंडिपेंडेंस एक्ट क्या है, तो सिंपल है, माउंटबेटन प्लान है, तो इसका मतलब सी का 2 होगा। अब इसको मिला लो, ए का 4, ए का 4 ये भी है, ए का 4 ये भी है, तो बी का 3 ये है, अब यहाँ पे नहीं है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा बी, यानी कि 26 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 26 का आंसर होगा बी। 27 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सही है,
द नेहरू रिपोर्ट हैड एडवोकेट द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट आपने नहीं पढ़ा है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रेफर टू फंडामेंटल राइट, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे फंडामेंटल राइट की बात की ही नहीं गई थी। द अगस्त ऑफ इंक्लूड द फंडामेंटल राइट, नहीं, ये भी नहीं। क्रिप्स मिशन, नहीं, हालांकि ये चीजें आपने नहीं पढ़ा है, तो इसका आंसर यही होगा, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट की बात की गई थी, ये बात बिल्कुल सही है। और ये एक क्वेश्चन कहीं और से आ गया है जो कि हमने आपको नहीं पढ़ा है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल पॉलिटी का नहीं, फंडामेंटल राइट दिखने से आपको पॉलिटी दिख रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन 100% हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हिस्ट्री में हम लोग खूब पढ़ते थे कि नेहरू रिपोर्ट ने फंडामेंटल राइट को ऐड करने की बात की थी अपने रिपोर्ट में 1928 में, बाकी किसी में फंडामेंटल राइट की बात नहीं की गई। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप नेहरू रिपोर्ट आ जाएगा 1928, और जो बच्चे मेरे से हिस्ट्री पढ़े हुए उनको 1928 का नेहरू रिपोर्ट शायद ध्यान होगा। Which of the following act was described by जवाहरलाल नेहरू as charter of slavery? मतलब किस एक्ट को गुलाम का एक्ट कहा गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गुलाम का एक्ट कहा गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा गया था, चार्टर ऑफ स्लेवरी बाय द जवाहरलाल नेहरू। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगला स्लाइड की तरफ। क्या कहता है अगला स्लाइड? अगला स्लाइड कहता है कि इन व्हिच ईयर डिड द पार्लियामेंट अडॉप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए ये क्वेश्चन तो हमने आपको पढ़ाया नहीं है, मैं अपने यहाँ नहीं पढ़ाया हूँ सिलेक्शन साथी पे, लेकिन मैंने क्लासेस में इसको जरूर पढ़ाया है। तो इसका जवाब मुझे लगता है कि आप लोग ही देंगे कि कब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। तो इसको मैं नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगा के छोड़ देता हूँ, इसका जवाब आप ही लोग देंगे। Which act introduced डायरार्की एज सेंटर, इसका भी जवाब आप ही लोग देंगे, इसलिए क्योंकि उस समय तक से जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं कि which act introduced डायरार्की इन प्रोविंसेस, अब यहाँ पे क्या करा है which act introduced डायरार्की इन सेंटर, इसका जवाब आप ही देंगे। अब मैं इसका जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैंने पढ़ाया है। Which was the not a member of कैबिनेट मिशन। अब देखो कैबिनेट मिशन तो हमने आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन लॉरेंस अलेक्जेंडर क्रिप्स था, ये नहीं था, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। लेकिन जो बच्चे मेरे से कैबिनेट मिशन पढ़ चुके हैं उसका जवाब वो जरूर देंगे। इसका जवाब आपको देना है 29 और 30 का। चलिए, which of the following was biggest source of Indian constitution, इसका जवाब आपको ही देना है, ये मैं नहीं दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि इसका जवाब आपको पता है, मैंने पढ़ाया है। अब मुझे ये जांचना भी है ना कि आपने मेरे इस वीडियो को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्योंकि अगर आप पढ़े हैं तो इससे पहले के भी बहुत सारे वीडियो का जवाब आपको पता होगा, तो आप इसका जवाब दीजिए, क्योंकि मैं चर्चा करते आ रहा हूं तुमसे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो चलो इसका जवाब मैं दे देता हूं, हालांकि ये मुझे आपसे ही पूछना चाहिए था, ये कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेटअप बाय, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो सेटअप किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग है, और इस पूछने के तरीका से आपसे आंसर करवाना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर लिख दिया और ऑप्शन में अगर 1935 होता तो मैं भी आपकी जगह 1935 पर जाता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। लेकिन चूंकि ऑप्शन में 1935 नहीं है, तो सिर्फ एक ही वो एक्ट है जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट की बात की थी, जो कलकत्ते में स्थापना किया गया था, और उस सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात की गई थी। और वो एक्ट कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। हालांकि ये बात भी आप ही को बताना चाहिए था। 35 द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड, मतलब कि किस एक्ट के द्वारा सेंटर और स्टेट के बीच में पावर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई थी, ये बात हमने आपको बताया था। और इसका आंसर अगर आप मुझे बताए तब तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी एक्ट में फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, और यहाँ पे साफ साफ पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था फेडरल यानी कि संघ सेंटर, और प्रोविंस यानी कि राज्यों के बीच में। तो इसका आंसर आप एक बार बताइएगा, और उसमें मैंने आपको अलग अलग तरीके से बताया था, जहां भी आपको लिस्ट दिखेगा वही एक्ट उसका आंसर हो जाएगा। Which of the following are the principal features of Government of India Act 1919? Which of the following are principal features of Government of India 1919? 1919 के भारत सरकार अधिनियम का प्रमुख फीचर क्या था? तो देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरार्की इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस,
ये था। इंट्रोडक्शन सेपरेट कम्युनल नहीं था, यानी कि क्या कहता है कि क्या राज्यों में द्वैत शासन था? पहला तो था, तो एक जहां भी है वो होगा। दो नहीं था, तो दो जहां भी है वो आंसर नहीं होगा, यानी ये दोनों आंसर नहीं होगा, या तो एक होगा या एक या तीन होगा। डिवोल्यूशन बाई सेंटर टू प्रोविंस, अब इसको पहले भी आपने बनाया है 36 का, यानी कि सी था, तो इसको हम टिक कर लेते हैं, दोनों था। चलिए, द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल रिसीव द रॉयल एसेंट ऑन, यानी कि ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 1947 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947, वो एक्ट बनने से पहले जब बिल था वो कब उसको आधिकारिक मुहर लगी, आधिकारिक उसको एसेंट का मतलब होता है सहमति, ठीक है, कब मिली? 37 का आंसर है और इसका आंसर होगा 1947, तो ऑप्शन में है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसका आंसर मैं बताता हूँ 18 जुलाई 1947। ये हमारे पास हमारे तरफ से 37 के आसपास या 35 के आसपास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लग रहा हो कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है, तो आप हमसे जरूर कमेंट में लिखेंगे, उसका जवाब देंगे। और जिस क्वेश्चन का जवाब मैंने आपसे पूछा है 1 2 3 4, उस 4 क्वेश्चन का जवाब प्लीज आप हमें दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब आप देंगे तो हमारा भी हिम्मत बढ़ेगा, और हमारा बच्चा भी पढ़ रहा है तो ये हमें समझ में आएगा। फिर हम अगली बार जब वीडियो में मिलेंगे तो एक नया टॉपिक और अलग क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। हम क्वेश्चन आंसर हमेशा आपको कराते रहेंगे, ताकि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में आपका प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन है सब एकदम कंप्लीट हो जाए, जब तक आपका एग्जाम होना है। और विश्वास रखिए मेरे साथ, हम इतना क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट करा देंगे कि एग्जाम में जाते ही हो सकता है करंट अफेयर्स को छोड़कर के मैक्सिमम क्वेश्चन को आपको सिर्फ टिक लगा करके आना पड़े, स्टैटिक क्वेश्चन को भी। और करंट अफेयर्स तो हम आपको बार बार डाल ही रहे हैं सिलेक्शन साथी के अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से अगर आप उसको कर रहे हैं तो आपके करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब मिला जुला करके 25 क्वेश्चन का या 50 क्वेश्चन का जो भी आपका क्वेश्चन आता है उसका पूरा पैकेज हम आपको दे रहे हैं। अगर जरूरत पड़ा तो करंट अफेयर्स को हम ऑन लाइव भी लेकर के आएंगे, लेकिन अभी आप पहले, आज ही मैंने करंट अफेयर्स 1 महीने का डाल दिया, उसको जाकर के आप रिवीजन कर लीजिए। थैंक यू।